India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर दिखाई सख्ती, गवाहों को सुरक्षा देने का दिया निर्देश। कहा, गवाहों के जल्द दर्ज हो बयान, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो। SC/ST एक्ट में दर्ज केस भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 142 या फिर CRPC की धारा 482 के तहत किया जा सकता है केस खारिज। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। विशेष अदालतों में लंबे समय से लंबे तनाये के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई चिंता। कहा, सुनवाई में देरी, 17 दिसंबर तक मांगा जवाब। ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन से ड्रग्स की कोई रिकवरी नहीं हुई, बनाया जा रहा निशाना चैट ड्रग्स से संबंधित नहीं। India Legal presents Courts Roundup. मुंबई हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पैरवी शुरू होते हुई मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान से ड्रग्स का कोई रिकवरी नहीं हुआ है और ना ही कोई मेडिकल टेस्ट हुआ। आर्यन खान की पैरवी करते हुए सबसे पहले पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें दी। जस्टिस नितिन सांबरे की अदालत में एनसीबी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह भी मौजूद थे। रोहतगी ने अपनी दलील में आर्यन की गिरफ्तारी को अवैध बताया। उन्होंने व्हाट्सएप चैट का जिक्र करते हुए कहा कि वो पुराने चैट्स हैं, इनका क्रूज केस से कोई लेना देना नहीं है। रोहतगी ने कहा कि आर्यन के पास ना तो ड्रग्स मिले हैं और ना ही उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया, फिर उन्हें 23 दिन जेल में क्यों रखा गया। रोहतगी के मुताबिक एनसीबी ने कॉन्शियस पोजेशन की बात कही, लेकिन अगर किसी दूसरे के जूते में ड्रग्स मिलता है तो उससे कॉन्शियस पोजेशन का आरोप मुझ पे कैसे लगता है, ये उन्होंने कहा। अरबाज मर्चेंट के पास मात्र 6 ग्राम ड्रग्स मिला। ये मात्रा हिरासत में रखने के लिए काफी नहीं है। अभी जज के हिसाब से कुछ कहा नहीं गया हुआ है, क्योंकि अभी सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पेश हुई है। अभी इसके ऊपर जज का बोलना भी बाकी है। सबको एक सेक्शन में इन्वोक करने के लिए सेक्शन 29 इन्वोक किया और सबके ऊपर इन्वोक किया है। इनफैक्ट उनके खुद की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज अभी तक प्रूव नहीं हुई है कौन किससे कनेक्टेड है, क्योंकि आप अगर कॉन्स्पिरेसी बोलते हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सब इक्वली कनेक्टेड है। यहाँ पे जब कितने लोग कॉन्टैक्ट में नहीं है तो फिर वो कनेक्टेड कैसे होंगे। 2.4 ग्राम ऑफ गांजा मिला था, ऐसा पोजीशन दिखाया हुआ। वो भी पोजीशन नहीं है, वो दिखाया हुआ है कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने ऐसा बोला कि 2.4 ग्राम का गांजा मिला है। वो उसी को एनसीबी ने विदाउट इन्वेस्टिगेशन उनको अरेस्ट करके प्रोड्यूस कर दिया। रोहतगी ने कहा कि आर्यन कस्टमर नहीं थे। आर्यन खान क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे। आर्यन को पार्टी में बुलाया गया था। पंचनामा में फोन सीज करने की कोई जानकारी नहीं दी गई। आर्यन खान ने क्रूज शिप ड्रग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष 2 पन्नों का हल्फनामा भी दायर किया, जिसमें दावा किया गया एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है। आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन पर एनसीबी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रिया केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि NDPS अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर जमानती होते हैं। अपने पैरवी में मुकुल रोहतगी ने आगे कहा कि आर्यन किसी भी ड्रग रैकेट में शामिल नहीं है।
एनसीबी के पास कोई सबूत नहीं कि आर्यन ने ड्रग्स रैकेट के लिए फाइनेंस किया। मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन खान का अन्य 20 आरोपियों से कोई संबंध नहीं है। अरबाज के अलावा मेरे क्लाइंट और अन्य 20 आरोपियों में कोई संबंध नहीं था। इस केस में अब तक कोई बरामदगी नहीं हुई है, फिर भी आर्यन खान से दोषियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। वही मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने कहा कि मामला बयान व्हाट्सएप चैट्स पर आधारित है। चैट्स ऑनलाइन पोकर गेम से जुड़े हैं। हिरासत में लेने से पहले आरोपों की जानकारी देना जरूरी है, जो नहीं दी गई। मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के किसी भी साजिश में शामिल होने से इनकार किया। उनके मुताबिक अगर साजिश की गई तो इस केस में 1 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आर्यन खान केस में कोई वित्तीय लेन देन भी नहीं हुआ। अब सुनवाई बुधवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने गवाहों के बयान जल्द दर्ज करने को कहा। साथ में कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यूपी सरकार से कई सवाल भी किए। कोर्ट ने यूपी सरकार से लखीमपुर हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप और एक श्याम सुंदर की हत्या की जांच पर जवाब दाखिल करने को भी कहा। अब मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार पर सख्ती दिखाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा में केवल 23 गवाहों के होने पर हैरानी जताई। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सवाल किया कि मौके पर 4 से 5 हजार लोग थे, लेकिन आश्चर्य है कि सिर्फ 20 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुए। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 68 गवाहों में से 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और 23 लोगों ने घटना के चश्मदीद होने का दावा किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रैली में सैकड़ों किसान थे और सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह बने। फिर साल्वे ने जवाब देते हुए कहा कि हमने गवाही के लिए विज्ञापन भी जारी किया, वीडियो सबूत भी मिले हैं, जांच जारी है। हरीश साल्वे ने कहा कि यूपी सरकार सील बंद लिफाफे में गवाही के दर्ज बयान दे सकती है। सीजेआई ने कहा कि अगर आपके पास 23 चश्मदीद गवाह हैं, तो हर एक पहलू और संभावना को तलाशिए और कदम बढ़ाइए। सीजेआई ने आगे कहा कि घटना स्थल पर 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ थी, जिसमें कि सभी स्थानीय लोग थे और यहाँ तक कि घटना के बाद भी अधिकांश लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों की पहचान में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सीजेआई ने आगे कहा कि वहाँ जुटी भीड़ में बहुत से लोग सही जानकारी देने से कतराएंगे। मजबूत गवाहों की पहचान जरूरी है। क्या कोई गवाह घायल भी है? वीडियो का परीक्षण जल्दी करवाएं, नहीं तो हमें लैब को निर्देश देना होगा। इसमें गवाहों की सुरक्षा सबसे अधिक जरूरी है। हम गवाहों की सुरक्षा का निर्देश देते हैं। सभी गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाएं। कोर्ट ने यूपी राज्य को ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत प्रासंगिक गवाहों के बयान दर्ज किए जाएं। अगर मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता के कारण गवाहों के बयान दर्ज करने में कोई कठिनाई होती है, तो पीठ से संबंधित जिला न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बयान निकटतम उपलब्ध मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जा सकें। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने जांच के संबंध में यूपी राज्य द्वारा दायर दूसरी स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद ये निर्देश पारित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। 5 मिनट में SC/ST एक्ट समेत स्पेशल एक्ट में दर्ज केस भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज केस में चलने वाले
क्रिमिनल कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर निरस्त किया जा सकता है या फिर सीआरपीसी की धारा 482 का इस्तेमाल कर रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST अधिनियम पर नई और अहम व्याख्या की है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी अदालत को लगता है कि SC/ST अधिनियम के तहत दर्ज कोई अपराध मुख्य रूप से निजी या दीवानी का मामला है या पीड़ित की जाति देखकर नहीं किया गया है, तो वह मामले की सुनवाई निरस्त करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालतों को इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि उस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और 21 में निहित संवैधानिक सुरक्षात्मक प्रावधानों के आलोक में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था कमजोर वर्गों के सदस्यों का संरक्षण करना और जाति आधारित प्रताड़ना का शिकार हुए पीड़ितों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराना। CJI NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि कोर्ट के अनुसार ऐसी रद्द करने की शक्तियां इन 2 स्थितियों में लागू की जा सकती हैं, जहां न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि विचाराधीन अपराध भले ही SC/ST अधिनियम के अंतर्गत आता है, प्राथमिक रूप से निजी या दीवानी प्रकृति का है, या जहां कथित अपराध पीड़ित की जाति के आधार पर नहीं किया गया है, या जहां कानूनी कार्रवाई को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। समझौता निपटाने के आधार पर रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करते समय यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन नहीं किया जाएगा या कम नहीं किया जाएगा, भले ही विवादित अपराध के लिए दंडित न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी अनुसूचित जाति जनजाति प्रताड़ना निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई समाप्त करने के दौरान की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने स्पष्ट किया कि अगर मजबूरी या बल का संकेत भी है तो आरोपी पक्ष को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। इस मामले में अपीलकर्ताओं को SC/ST अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये प्रस्तुत किया गया था कि मामला पक्षों के बीच सुलझा लिया गया था और शिकायतकर्ता ने समझौते के लिए एक आवेदन दायर किया था। उन्होंने आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की शक्तियों को लागू करने का अनुरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 25 अक्टूबर 2021 से जबलपुर और इंदौर साथ ही ग्वालियर की बेंचों में प्रिंसिपल सीट पर मामलों की फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया। ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट एसोसिएशन और अन्य बनाम उत्तराखंड हाई कोर्ट और अन्य का संदर्भ देते हुए लंबित रिट याचिका में दायर आवेदन अंतिम निपटान तक सभी वकीलों और वादियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ सुनवाई की हाइब्रिड मॉडल को जारी रखने की मांग की गई। आवेदन में महत्वपूर्ण रूप से कहा गया कि एमपी हाईकोर्ट द्वारा फिजिकल सुनवाई को रोकने का निर्णय राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विबिक्स रिस्को के 1700 लाइसेंस खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए के अधिक का निवेश करने के कुछ दिनों बाद आया। इसके अलावा ये भी तर्क दिया गया कि राज्य हाईकोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल कोर्ट सुनवाई की सुविधा के लिए समक्ष बनाने के लिए 100 करोड़ का निवेश किया गया। इसके अलावा आवेदन में ये भी प्रस्तुत किया गया कि हाइब्रिड और फिजिकल सुनवाई लाभ को बढ़ाने के लिए एमपी हाईकोर्ट द्वारा तय की गई 65 वर्ष की सीमा वर्गीकरण का एक कृत्रिम भेद पैदा करेगी, जबकि सुरक्षा कारणों से 65 वर्ष से कम आयु का कोई भी वकील बीमारी की चपेट में आ सकता है। कई कारणों से फिजिकल सुनवाई की आवश्यकता है। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि समूह ए और बी की नौकरियों में प्रतिनिधित्व जहां कम है, वहीं वर्ग सी और डी में प्रतिनिधित्व अधिक है।
केंद्र ने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जीवन का तथ्य है कि करीब 75 साल बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को योग्यता के उस स्तर पर नहीं लाया जा सका जिस पर अग्रणी जातियां आती हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जस्टिस एल नागेश्वर राय, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की पीठ से कहा था कि SC/ST से संबंधित लोगों के लिए समूह A श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद हासिल करना अधिक कठिन है और अब समय आ गया है जब शीर्ष अदालत को रिक्त पदों को भरने के लिए SC/ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ ठोस आधार देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि हम केवल इस बात पर विचार करेंगे कि हाई कोर्ट के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए पहले के 2 फैसलों में तय सिद्धांतों का पालन हुआ है या नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि वो 2006 के M नागराज और 2018 के जर्नैल सिंह मामलों में दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार नहीं करेगी। इन दोनों फैसलों में ही पदोन्नति में आरक्षण संबंधित नीतियों के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी। हमारे साथ विवेक सिंह चंदेल संवाददाता जुड़ चुके हैं। विवेक, प्रमोशन में आरक्षण पर अब तक क्या प्रमुख दलीलें दी गई हैं जिसके बाद जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा गया है? दरअसल जो ये प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा है, सिर्फ ये है कि जो आरक्षण के मुद्दे तय किए गए हैं, जो 50% का इंदिरा साहनी का जजमेंट है आरक्षण को लेके, उसके बाद जो प्रमोशन में आरक्षण किए जा रहे हैं जो कि स्टेट का प्रोग्रेटिव है। अब जो स्टेट्स है उनका ये कहना है कि जो एक कैपलॉक लगा है 50 और अगर हम प्रमोशन में आरक्षण देते हैं तो जो वो कैपलॉक है वो बढ़ जाता है और इसको लेके जो समस्याएं ये होती हैं कि हर एक राज्य में अलग अलग होता है और हर एक राज्य के फैसले अलग अलग होते हैं। तो उस फैसलों की वजह से जब भी कोई नजीर देनी होती है तो किसी दूसरे राज्य के हाईकोर्ट का फैसला सामने रख दिया जाता है जिससे तमाम समस्याएं आ जाती है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ साफ कह दिया था कि जो ये सभी राज्य हैं उनका क्राइटेरिया क्या है वो डिसाइड करें और हम इसको देखेंगे कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिए यानी कि फैसले दिए हैं प्रमोशन में आरक्षण को देने के लिए उनके ऊपर क्या सही है या गलत है। तो एक उस पर नीति बनाने की जरूरत होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जो प्रमोशन में जो आरक्षण के जो नीति तय की गई है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके द्वारा जो मुद्दे वहां पे मुद्दे उठाए गए थे उनके ऊपर जो समस्याएं हैं उसके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी। फिलहाल ये मामला इस मामले में जो है अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब इस जजमेंट जब आएगा तब चीजें और ज्यादा बेहतर निकल के आएंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट्स की जो इश्यूज थे उनको किस हद तक अपने बिल्कुल बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की विशेष अदालतों में NIA के लंबित मामलों के संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए अपनी रजिस्ट्री को और समय देते हुए ऐसे मामलों में सुनवाई में देरी का कारण भी पूछा। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की अदालत में आरोपी मंजर इमाम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये घटनाक्रम सामने आया। उक्त आरोपी पिछले 8 वर्षों से NIA मामले के सिलसिले में हिरासत में है। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि इंडियन मुजाहिदीन के कुछ सदस्य कथित रूप से भारत में ऐतिहासिक स्थानों को निशाना बनाकर आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रच रहे थे। कोर्ट ने 15 सितंबर के आदेश में इस मामले में रजिस्ट्री से जवाब मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से पेश अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने पिछले आदेश के संदर्भ में हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा। न्यायालय ने आदेश दिया उसे अगली तारीख से पहले दाखिल किया जाए। 17 दिसंबर 2021 को लिस्ट करें। इससे पहले अग्रवाल ने अदालत को अवगत कराया था कि पटियाला हाउस कोर्ट ने NIA के मामलों में निपटने के लिए कुल 2 विशेष अदालतें हैं। एक सत्र न्यायाधीश और जिला और सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में ये अदालतें हैं। हालांकि अदालत से ये पता लगाने के लिए समय मांगा गया है कि क्या ऐसे NIA मामलों को विशेष अदालतों में पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप सुनवाई में देरी हुई। कोर्ट ने पहले गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग प्रभाग और संयुक्त सचिव के माध्यम से केंद्र सरकार और मामले संबंध राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। विशेष NIA अदालतों द्वारा शीघ्र सुनवाई के लिए निर्देश मांगने के अलावा याचिकाकर्ता ने विशेष अदालत को दिन प्रतिदिन के आधार पर अपने मुकदमे की सुनवाई करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। इधर दिल्ली की एक अदालत ने जांच अधिकारी और पुलिस उपायुक्त उत्तर पूर्व को दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों में सभी आरोपी व्यक्तियों को फोटो के साथ साथ CCTV फुटेज की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने दोनों से स्पष्टीकरण मांगा है।
कि अदालत के निर्देशों का पालन न करने पर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 60(8)W, धारा 122 समेत कानून के अनुसार उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। अधिनियम की धारा 122 में झूठा बयान देने आदि के लिए पुलिस अधिकारियों के कदाचार के लिए दंड का प्रावधान है। जांच अधिकारी दंगों के मामले में एक आरोपी को सभी फोटो की प्रति आपूर्ति के संबंध में अभी स्वीकृति को रिकॉर्ड में रखने में विफल रहा। बेंच ने कहा कि इसके अलावा जांच अधिकारी के साथ साथ डीसीपी को यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि वो कारण बताओ नोटिस पर व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें सुनवाई की अगली तारीख को उपस्थित रहना चाहिए। इसके अनुसार उचित आदेश दोनों में से किसी भी मौखिक सुनवाई का कोई और अवसर दिए बिना इस मामले में कानून पारित किया जाएगा। कोर्ट ने इस बीच जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि आरोपी को सभी फोटो की कॉपी उसी दिन उचित अभिस्वीकृति के साथ उपलब्ध करवाए। न्यायाधीश ने हाल ही में पुलिस उपायुक्त और पुलिस आयुक्त को आगाह किया था कि यदि जांच अधिकारी दंगों के मामले में पारित आदेशों के अनुपालन के लिए स्थगन की मांग करते हैं तो वो व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। हालांकि कड़कड़डूमा कोर्ट के उत्तर पूर्व जिले के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को इस आदेश को खारिज कर दिया था। न्यायाधीश ने आदेश में आकस्मिक दृष्टिकोण पर भी चिंता व्यक्त करते हुए, जिसमें जांच अधिकारी उन्हें सौंपे गए मामलों का संचालन करते हैं, जुर्माने के रूप में 5,000 रुपए के भुगतान के अधीन स्थगन अनुरोध की अनुमति दी। जुर्माने की राशि दिल्ली पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा किया जाना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी रेडियो इंस्पेक्टर के ट्रांसफर पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने देखा कि जांच रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आगे आरोपी को पुलिस उप महानिरीक्षक यूपी के समक्ष ट्रांसफर आदेश के खिलाफ एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी। अदालत ने उनके खिलाफ ट्रांसफर आदेश और राहत आदेश को 3 महीने की अवधि के लिए या याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व के निपटान तक जो भी पहले हो उस पर रोक लगा दी। सितंबर 2021 में याचिकाकर्ता को इस आधार पर जिला आगरा से कानपुर आउटर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट को फॉरवर्ड किया। इसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ एक जांच शुरू की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उन्होंने यूपी के सीएम के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की थी। धार्मिक भावनाओं और देवताओं के खिलाफ भी टिप्पणी की गई थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अभद्र टिप्पणी की जो पुलिस बल के एक व्यक्ति द्वारा अनुशासनहीनता है। याचिकाकर्ता को पुलिस रेडियो स्थापना बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद स्थानांतरित कर दिया गया था। आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने वकील ने तर्क दिया कि स्थानांतरण आदेश प्रकृति के दंडात्मक था। दूसरी ओर राज्य के वकील ने स्थानांतरण आदेश को आधार पर उचित ठहराया। उन्होंने तर्क भी दिया कि बेहतर प्रशासन के लिए उन्हें सेवा की प्रशासनिक आवश्यकता में स्थानांतरित किया गया था। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को स्थानांतरण आदेश के खिलाफ एक विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। शिवम शर्मा हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े हैं। शिवम, किस आधार पर हाईकोर्ट ने आरोपी इंस्पेक्टर के तबादले पर अस्थायी रोक लगाई है? इस मामले में देखा कि जांच रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ है। कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी को पुलिस उप महानिरीक्षक संचालन पुलिस दूरसंचार यूपी के समक्ष ट्रांसफर आदेश के खिलाफ एक विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि न्यायालय ने मामले में ये टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता के वकील के इस निवेदन को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अतिरिक्त राज्य रेडियो अधिकारी आगरा जोन आगरा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ है और आगे ये देखते हुए कि वह जनवरी 2023 में सेवानिवृत्त होने वाला है और याचिकाकर्ता की केवल 16 महीने की सेवा शेष है। न्यायालय ने आदेश जारी किया कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 जो कि पुलिस उप महानिरीक्षक संचालय पुलिस दूरसंचार यूपी पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर है लखनऊ के समक्ष स्थानांतरण आदेश के खिलाफ एक विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। चलिए ठीक है शिवम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बात अब कर लेते हैं
मद्रास हाईकोर्ट की, जिन्होंने हाल ही में दोहराया कि एक आरोपी को केवल पीड़ित बच्चे की गवाही के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया जा सकता है अगर ये गवाही ठोस, सुसंगत, भरोसेमंद और न्यायालय के आत्मविश्वास को प्रेरित करती है। न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने कहा कि इस तरह के मामलों में हम किसी पारदर्शी या स्वतंत्र गवाह की उम्मीद नहीं कर सकते। अक्सर अपराधी बच्चे के अकेलेपन और बच्चों की उम्र की मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश करके अपराध करेगा। ये कानून का तय प्रस्ताव है जब पीड़ित के साक्ष्य ठोस, सुसंगत और विश्वास योग्य हो और न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता हो तो केवल पीड़ित के साक्ष्य के आधार पर ही आरोपी को दोषी करार दिया जा सकता है, बशर्ते एकमात्र गवाह के बयान से असहमत होने पर उस पर अविश्वास करने का कोई कारण न हो। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 10 पर गंभीर हमला करने और 12 उत्पीड़न के लिए एक व्यक्ति की सजा को चुनौती देने वाली आपराधिक अपील को खारिज करते हुए टिप्पणी की है। इस मामले में निचली अदालत ने 11 साल की पीड़ित बच्ची के यौन शोषण के मामले में उसे 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया कि आरोपी पीड़ित बच्ची का पड़ोसी था और उसने उस समय बच्ची से छेड़खानी करने की कोशिश की जब वो अपने घर में अकेली थी। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि वर्तमान मामले में पीड़ित बच्ची को छोड़कर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है जो घटना के समय 11 वर्ष की थी और उसने घटना और अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध के तरीके के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। उसकी गवाही सुसंगत, भरोसेमंद और विश्वसनीय है। इस न्यायालय को पीड़ित बच्ची के साक्ष्य पर अविश्वास करने या उसे खारिज करने का कोई कारण नहीं मिला है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.